नमस्कार। प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम शौर्य पथ में आप सभी का स्वागत है। आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे इजराइल हमास संघर्ष की, रूस यूक्रेन युद्ध की, पाकिस्तान चीन संबंधों की और भारत के पड़ोसी देशों के साथ सुधरते संबंधों की। इन सब मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत के लिए उपस्थित हैं ब्रिगेडियर श्री DS त्रिपाठी जी, सेवानिवृत्त। सर, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इजराइल हमास संघर्ष का अब 1 साल पूरा हो चुका है। ऐसा लग रहा है कि ये जो युद्ध था, संघर्ष था, ये अब ये कि क्षेत्रीय युद्ध का रूप ले चुका है। सवाल एक और है सर, पूरी दुनिया ये जानना चाह रही है कि इजराइल तैयारी तो कर रहा है, लेकिन ईरान में कहाँ बम बरसाएगा? बिल्कुल नीरज जी, देखिए जो आपने कहा 7 तारीख को 1 साल पूरे हो गए जी। इस युद्ध कहिए या ये जो विनाश चल रहा है उसकी बात कीजिए आप। और देखिए ये सब जब हो रहा था तो कुछ लोगों ने, कुछ चैनलों ने कहा था कि बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा, बट आपको याद है हम लोगों ने तो यही कहा था कि ये लंबा चलेगा, इतनी जल्दी समाप्त होने वाला नहीं है जी। और अब की जो आज के हालात हैं, इजराइल पहले तो एक फ्रंट पर था हमास के साथ जी। अब देखिए बढ़ गया है, हिजबुल्लाह के साथ भी है, उधर सीरिया के भी साथ है और ईरान तो है वहाँ पर। लेकिन देखने की जो सबसे मुख्य चीज़ है कि जो एम नेतन्याहू लेके चल रहे थे, लंबा तो चला, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो अपने एम एक तरह से देखा जाए तो उसको अचीव करने में, पूरा करने में काफ़ी हद तक सक्षम हुए हैं जी। हमास की उन्होंने कमर तोड़ दी जी, लीडर्स उनके काफ़ी मारे गए। लेकिन आगे हम देखेंगे हमास का कुछ और आएगा सिनेवार के बारे में। हिजबुल्लाह का 22-23 जो लीडर थे उनमें से तकरीबन 19 को इन्होंने ख़त्म कर दिया जी। 14 तो तकरीबन उसी दिन हो गए थे जब इन्होंने इसको नसरुल्लाह को मारा था जी। और नसरुल्लाह के बाद और उसके बाद का जो भी लाइकली सक्सेसर थे वो सारे समाप्त हो गए हैं। तो लीडरशिप तो उन्होंने पूरी ख़त्म कर दी। अब देखिए लीडरशिप ख़त्म हो जाती है तो बड़ा मुश्किल होता है फिर चीज़ उसी मोमेंटम में उसी तरीके से आगे बढ़ना जी। और वही चीज़ हो रही है हिजबुल्लाह के साथ। हाँ, हिजबुल्लाह को समाप्त तो नहीं किया उन्होंने, ना कर सकते हैं इतनी आसानी से जी। लेकिन उनकी कमर तो ज़रूर तोड़ दी है जी। उनके पास काफ़ी है। देखिए हम लोग पहले बात कर चुके हैं कि बराबरी में कब नहीं है हिजबुल्लाह, 2 लाख से ज़्यादा उसके पास लड़ाके थे जी। उसके पास काफ़ी तकरीबन 1 लाख के आसपास मिसाइल्स, रॉकेट्स, हर एक चीज़ थी। एक आर्मी की ऑर्गेनाइजेशन थी जैसे उसकी होती है, लेकिन वो कोऑर्डिनेटेड कुछ नहीं कर पा रहा है आज की तारीख में जी। हाँ, ज़रूर नॉर्थ इजराइल में हाइफा और बाकी जगहों पर वो काफ़ी बमबारी कर रहा है, रॉकेट दे रहा है, बट वहीं तक वो कर सकता है जी। ऐसा नहीं है कि वो उसकी रीच नहीं है, मिसाइल्स हैं। और हमने पहले भी दर्शकों को बताया था, दिखाया भी था, और आज भी अगर वो स्लाइड हमारे पास है जिसमें यह है कि वो पहुंच सकता है, लेकिन इजराइल का काट भी उसके लिए है। अभी देखिए जितने रॉकेट्स उन्होंने फायर किए एक साथ जी, 85% से 90% तक इजराइल ने उनको अपने जो आयरन डोम और बाकी उनके एयर डिफेंस है उससे उन्होंने जो है नष्ट कर दिया। हाँ, कुछ तो आएंगे ही, सबको तो आप रोक नहीं सकते जी। तो ये हालत है हिजबुल्लाह का। लेकिन देखिए हिजबुल्लाह के कम से कम 2000 से ज़्यादा लड़ाके मारे जा चुके हैं जी। अभी कल और परसों वाली जो उन्होंने बमबारी की है इजराइल ने, 50 तो उसी में मारे गए हैं जी हिजबुल्लाह के। और नेतन्याहू ने तो साफ उनको बोला भी है कि हम खात्मा करके छोड़ेंगे, हम लेबनान के जो लोग हैं उसके अगेंस्ट नहीं हैं जी, हम लेबनान के ही लोगों को ही फ्री करना चाहते हैं इन लोगों से जी। ये बात उन्होंने कही है। और अब जो है ग्राउंड ऑपरेशन जो कि बहुत खुले में वो नहीं बता रहे हैं, न जा रहे हैं, बट कुछ हद तक साउथ लेबनान में इजरायली सेना पहुंच चुकी है जी। तो यहाँ तक वहाँ पर है। और मुझे नहीं लगता कि हिजबुल्लाह बहुत कुछ कर पाएगा, क्योंकि कुछ भी करेगा उसका नुकसान उतना ही ज़्यादा होगा। तो उसको सोचना पड़ेगा। जिस ईरान के बलबूते पर हिजबुल्लाह चल रहा था, क्या वो चाहता है कि उसका और इतना नुकसान हो जी? ईरान तो पूरा कर नहीं पाएगा। हालांकि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अभी गए थे लेबनान में और वो हिजबुल्लाह के लीडरशिप से मिले, लेकिन वो पहले की बात थी जी। उसके बाद और भी लीडर्स मारे जा चुके हैं। तो ये एक बहुत बड़ी त्रासदी वहाँ की है जो रहेगी। हमास में अगर सीरिया में आते हैं हम, तो सीरिया में देखिए वहाँ हौतीस भी एक्टिव हुए थे, उन्होंने भी कुछ मिसाइल्स फायर की थी।
और उनका भी जवाब काफ़ी दिया अभी इजराइल ने। जी। इवन आप लेबनान में देखिए, बेरूत में उन्होंने अभी ईरान का जो एम्बेसी थी उस पर उन्होंने हमला किया परसों। जी। तो रुक नहीं रहे हैं नेतन्याहू अपने उसमें, और अब उनके लोगों में देखिए वहाँ भी अब प्रदर्शन नहीं हो रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि ये अपने रास्ते पर जा रहे हैं। जी। जहाँ तक हमास का है, देखिए हमास की कमर टूट चुकी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 42,000 से ज़्यादा मारे जा चुके हैं, कितना नुकसान हुआ है कुछ हमारे पास हैं स्लाइड्स, अगर दर्शकों के पास जाएंगी, कितना ज़्यादा नुकसान इंफ्रास्ट्रक्चर का हो रखा है इसमें। जी। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, थोड़ी बहुत नहीं हैं। हाँ, ये चीज़ आ रही है अभी दोबारा कि शायद क्या जो याह्या सिनवार है जिंदा है अभी। जी। कहा यह जा रहा है कि कुछ चीज़ें उसकी आई हैं जो देखने में लग रहा है कि शायद वो जिंदा है। और वो चीज़ें जो कही जा रही हैं उसमें ये है कि अब वो कोई मोबाइल इस्तेमाल नहीं कर रहा है, कोई मीडिया नाम की चीज़ इस्तेमाल नहीं कर रहा है, और पुराने तरीके से हाथ से लिख करके चिट्ठियाँ जा रही हैं या एक दूसरे मैसेंजर के तरीके से वो बातचीत कर रहा है। और ये कहा जा रहा था कि जब वो जो है हॉस्टेजेस के बीच में अपने आप को बचा के निकल गया, लेकिन अभी कंफर्म नहीं आया है। लेकिन ये चीज़ पहले आया था कि मारा गया, और अभी एक दो चीज़ें मीडिया में आ रही है। तो हो सकता है कि ये दोनों तरफ से एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी हो। कहा नहीं जा सकता है, बिकॉज उसके बाद कोई और इनका आ ही नहीं पाया लीडर, और याह्या सिनवार की भी बात कुछ नहीं आई है आगे। बट ये चीज़ अब आगे आ रही है, तो ये दिखाता है कि ये बहुत ज़्यादा वहाँ पर नुकसान हो रखा है। लेकिन ये बात सही है कि इजराइल अब जो है कई फ्रंट पर लड़ रहा है। जी। लेबनान हो, चाहे सीरिया हो, चाहे लेबनान में जब कहता हूँ हिजबुल्लाह है, चाहे सीरिया में हौतीज़ हैं, हमास है, और बाकी जो ऑर्गेनाइजेशन है टेररिस्ट, और ऑफ कोर्स ईरान है। जी। अब ईरान ने इनके ऊपर हमला किया, लेकिन आप देखिए वो ईरान का लीडर खamenei, जो सुप्रीम लीडर हैं, जिन्होंने यहाँ तक कहा था कि मुसलमान भारत में सेफ नहीं हैं, वो खुद अपने यहाँ सेफ नहीं हैं, और वो चले गए हैं सेफ हाउस में, उनको अलग ले जाया गया है अपने ही देश में। ऐसे लोग जो है जब बाकी की तरफ कमेंट करते हैं तो मतलब बड़ा हास्यास्पद लगता है। लेकिन आज की हालत है कि इन्होंने वो जो है ऊपर नहीं आ पा रहे हैं, और इजराइल ने तो साफ कह दिया है कि हम जो है बदला लेंगे, अच्छी तरह से लेंगे, अपने समय से लेंगे। अब हो क्या रहा है यहाँ पर सर एक सवाल मैं करना चाहूँगा, क्योंकि इसमें ताज़ा एक अपडेट ये आया था कि प्रेसिडेंट बाइडेन आज नेतन्याहू से बातचीत करने वाले हैं। तो इस बातचीत में वो संयम रखने के लिए कहेंगे इजराइल को, या ईरान पर हमला करने का जो प्लान है उस पर मुहर लगेगी? देखिए नीरज जी, आपको दो चीज़ें तो इसमें बड़ी साफ हैं कि ईरान को डाउन करना दोनों के हित में है, अमेरिका के भी और इजराइल के भी। और मैं ये कहूँगा कि अमेरिका के हित में ज़्यादा है। तो अमेरिका हमेशा चाहेगा कि ईरान डाउन हो इसमें। और अभी अगर आप इंटरव्यूज़ पढ़ें तो देखिए जो बाइडन ने ये कहा है, इनफैक्ट आपको ये भी, हम चूँकि इसी उस पर हैं, मैं बाद आगे आने वाला था कि आज जो है इजराइल के रक्षा मंत्री गैलेंट जाने वाले थे, आज ही उनकी बातचीत होने वाली थी अमेरिका में उनके रक्षा सचिव से, लेकिन वो कैंसिल हो गया। जो बाइडन ने कहा है कि हम जो है पहले देखेंगे कि इजरायली कैबिनेट क्या अप्रूव करती है, कि क्या एक्शन लेने वाले हैं, उसके बाद में हम बातचीत करेंगे। इस बीच में हम दर्शकों को भी बता दें कि पिछले 4-5 दिन बहुत शांत नहीं रहे कि चुपचाप बैठे हैं। अमेरिका के कम से कम 8 से 10 एयरक्राफ्ट, इंक्लूडिंग CIA के एयरक्राफ्ट जो है वहाँ टोही विमान जो हैं, जो रेकी एयरक्राफ्ट हैं, वो जो है इराक का जायजा लेते रहे हैं। और इराक ने खुद बोला है, ईरान का वो पूरा जायजा लेते रहे। और ईरान ने ये भी कहा है, नाम भी दिए उन्होंने 4-5 उसका मीडिया में जो आया था, कि ये आकर के टो ले रहे हैं। अमेरिका ने अपने जो नेवल प्रेजेंस है उसको बढ़ा दिया है। तो अब एक तरह से ईरान का घेरेबंदी चालू है। मीडिया न्यूज़ देखिए कितनी ज़्यादा आ रही है। 3 जो पुराने प्राइम मिनिस्टर हैं इजराइल के, उन्होंने बोला है कि न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक होना चाहिए।
अमेरिका की बात करें, जो बाइडन की बात हमने कर ली, जी कमला हैरिस, जी उन्होंने कहा कि संभल के चलना चाहिए लेकिन पनिशमेंट होनी चाहिए। जी ट्रंप ने तो यहाँ कहा कि हाँ, बात की बात में सोचना चाहिए, जी। अभी जो एक्शन लेना है लेना चाहिए। जी तो बात यहाँ तक चली गई जी। है। तो इसमें बड़ा साफ है जो आपने कहा कि अमेरिका चाहता है जी कि ईरान को डाउन करने का ये मौका है जी जिसको छोड़ा नहीं जाना चाहिए। जी अब है कि स्ट्राइक क्या करेंगे। जी अब देखिए न्यूक्लियर जो इनके जितने भी हैं 5 के 5 जहाँ पर साइट्स, जहाँ पर कि लग रहा है कि एनरिच्ड यूरेनियम में बना रहे हैं इसके लिए वेपन ग्रेड, जी वहाँ पर ईरान ने भी अपनी S-400 से लेके बाकी एयर डिफेंस तैनात कर दी है। जी और ये भी मीडिया में भी आ रहा है और सब देख रहे होंगे। अब इजराइल क्या करता है, पहले इनके एयर डिफेंस सिस्टम्स को नष्ट करता है या इनके न्यूक्लियर जो साइट्स हैं। हालांकि ये कहा जा रहा है कि न्यूक्लियर साइट्स करने से हो सकता है कि बात बढ़ जाए। जी दूसरा जो एक थिंक टैंक है वो ये कह रहा है कि क्या बढ़ेगा, जी न्यूक्लियर अगर डिस्ट्रॉय हो गया तो क्या रूस और चीन आएंगे इसमें? जी वो तो अभी भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। जी तो क्या, ये तो मुश्किल है कि वो आएंगे जी बीच में बीच बचाव करने के लिए। और इसके और दबी जबान में ये भी कहा जा रहा है कि रूस और चीन भी नहीं चाहेंगे कि ईरान इतना आगे बढ़ जाए कि न्यूक्लियर वेपन स्टेट बन जाए। जी तो ये मुझे लग रहा है कि अभी इजराइल अपनी पूरी तैयारी कर रहा है और बिना तैयारी के आप देखिए इजराइल कहीं जाता नहीं है। जी। चाहे वो हम पेजर ब्लास्ट लें जो हुआ, जी। या मोबाइल पर लें, या जो नसरुल्लाह जब मारा गया, देखिए वो कब था, वो मीटिंग में था बिल्कुल। और वो भी ग्राउंड उसमें वो किसी ऊपर नहीं था, अंडरग्राउंड जी बंकरों में मीटिंग चल रही थी जी। और 14 के 14 इन्होंने मार गिराए वहाँ। जी तो इजराइल अपना समय लेता है, अपनी सारी कुछ चीज़ें उनको लेके चलता है। हाँ, हाइफा में उसका नुकसान हो रहा है, रॉकेट्स इसके ऊपर आ रहे हैं, लेकिन ये कि कई जगह उसने खाली कर रखी हैं। जी और मैं हर तरफ से आप इनकी जो खुफिया एजेंसी है उसको तो आप मानते ही हैं जी। कि इसमें वो करेंगे ही अपना। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि ये हर एक तरीके से जब बिल्कुल कंफर्म हो जाएंगे, जी क्योंकि ईरान की तरह वो सिर्फ रॉकेट फायर करके खुश नहीं होंगे, जी उनका होगा हिट टू टारगेट, जी कि टारगेट पर जो जिनको टारगेट किया है उन पर हिट कीजिए और डिस्ट्रॉय कीजिए। जी तब तो उसका एम होगा बिल्कुल। जो ये अभी तक कहते आए हैं। हालांकि देखिए इसमें थोड़ा डिवीज़न है कि फ्रांस के मैक्रोन ने बोला है जी। कि नहीं होना चाहिए, और उसका जवाब भी उन्होंने ये भी कहा है कि इजराइल को आर्म्स एम्यूनिशन बंद होना चाहिए, नहीं देना चाहिए, जिसका जवाब भी नेतन्याहू ने दिया है। जी तो ये थोड़ा सा कुछ चीज़ें ये हैं जिसमें कि नेतन्याहू ने तो बड़ा साफ बोला है कि मैक्रोन समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या होता है, जी और तो जो परेशानी तकलीफ है जो हम झेल रहे हैं या झेले हैं जी कि क्या होता है, तो हम उसमें नहीं जाएंगे। लेकिन देखिए ये जो है मुझे लगता है कि तकरीबन अब लेबनान में ही कम से कम 10 लाख लोग डिस्प्लेस हो चुके हैं। बहुत बड़ी जी पॉपुलेशन है जी। जो डिस्प्लेस हो गई, ये लोग भाग रहे हैं सीरिया में और बाकी जगहों पर। आप सोचिए कि नुकसान इन्हीं का है। जी आप कितनी लड़ाई लड़ेंगे, उससे आपको मिलेगा क्या? और अभी तक मिल भी नहीं रहा, इन्हीं के लोग मारे जा रहे हैं। मतलब 24 में से 19 अगर हिजबुल्ला लीडर मारे गए तो जो 4-5 बच गए वो तो थर्ड लेवल के हैं, जी मेन तो सब निकल गए हैं। जी। तो इतनी जल्दी ग्रुप होकर के बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे। मतलब जो अक्टूबर 7 का मेन प्लानर था वो भी मारा गया। जी तो इजराइल ने तो अपना अचीव कर लिया। हाँ, याहिया सिनवार क्या जिंदा है, एक क्वेश्चन मार्क है जी। इसके ऊपर। लेकिन मुझे जिस तरह से लग रहा है कि इजराइल ज़रूर उसका भी हल निकाल ही लेंगे। जी। और इनके जो ग्राउंड ऑप्स हैं, देखिए ग्राउंड ऑप्स मैं भी नहीं, मुझे नहीं लगता कि इजराइल अगर ग्राउंड ऑप्स करके लेबनान में जाएगा जी तो चले तो जा सकते हैं, फिर वो क्या सस्टेन कर पाएंगे? जी क्योंकि पहले गए थे, उसके बाद 2006 में इनको वापस आना पड़ा था। जी फिर वहाँ हिजबुल्ला एक्टिव हो गया, जी। बाद में बना। तो ये कितना चलेगा, इसका क्या होगा? लेकिन देखिए जो 2-3 मुख्य चीज़ें हैं जो हमें सोचना है कि अगर ये स्ट्राइक होती है, अगर ये एक्शंस होते हैं तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा। जी। देखिए सबसे पहला तो ये ऑयल के ऊपर पड़ने वाला है। जी अगर ऑयल इंस्टॉलेशंस ईरान के डिस्ट्रॉय हो गए जी तो
तो देखिए उस तो ऑयल प्राइसेस पर फ़र्क तो पड़ना ही पड़ना है, जी क्योंकि अमेरिका या बाकी कोई भी इतने नहीं है कि इतने ऑयल मार्केट में ले आए कि उसका फ़र्क नहीं पड़ेगा, और इससे जो है दुनिया में थोड़ी खलबली मचेगी। जी तो ये बात भी डिबेट हो रही है कि क्या ऑयल इंस्टॉलेशन डिस्ट्रॉय करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। जी न्यूक्लियर कर दिया, और अगर ईरान के पास ऑलरेडी कोई न्यूक्लियर वेपन है तो ये मुश्किल हो सकती है। जी हालांकि इजराइल तो ऑलरेडी ईरान को भी पता है, दुनिया को पता है कि इजराइल एक अननेम्ड या न्यूक्लियर पावर है। जी तो ये चीज़ एक है जो लोगों को थोड़ा लग रहा है, लेकिन मुझे ये पूरा यकीन है कि अगर इजराइल एक्शन लेगा न्यूक्लियर का, जी तो इंश्योर करेगा कि उनके न्यूक्लियर पावर को पूरा एक तरह से क्रिपल कर दे जी। कि वो कुछ एक्शन ही नहीं कर पाए और फिर अपना करेगा, जी क्योंकि वो नहीं छोड़ेगा कि फर्स्ट स्ट्राइक सेकंड स्ट्राइक ऐसे कैपेबिलिटी हो पाए जी। और ये इसकी जरूरत पड़े, तो ये नहीं हो पाएगा। दूसरा देखिए जो मुख्य चीज़ एक और है, जो स्ट्रेट ऑफ हार्मूज है उसके ट्रेड पर बहुत इफेक्ट पड़ रहा है। जी ऑलरेडी इसे देखिए मेडिटेरियन में फ़र्क पड़ चुका है। लोग जो ट्रेड है अभी केप ऑफ गुड होप से जा रहा है अफ्रीका के नीचे से, जी उससे बहुत ज़्यादा खर्च बढ़ गया है। जी अगर ये स्ट्रेट ऑफ हार्मूज से हो गया तो इसमें ये बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि खास करके ऑयल जो है ये मैक्सिमम इधर से इसका ट्रेड होता है। जी तो इससे दुनिया के जो बाकी देश हैं, खास करके जो डेवलपिंग अंडर डेवलप देश हैं, उनको बहुत फ़र्क पड़ेगा। जी तो ये इम्पैक्ट इसका वहाँ से आ सकता है, क्योंकि और स्ट्रेट ऑफ हार्मूज बहुत बड़ा नहीं है, मैक्सिमम 34 किलोमीटर है उसकी चौड़ाई, एक जो सबसे उसका चौड़ा इलाका है, तो वो जो है इससे फ़र्क तो पड़ेगा। जी। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जिसका कि ये इफ़ेक्ट हो सकता है, क्योंकि दुनिया का देखिए 20% का जो ट्रेड है वहाँ से जाता है। जी तो ये 3-4 पॉइंट हैं जिसका कि इफ़ेक्ट आ सकता है, और मुझे लग रहा है कि ये ज़रूर ये चीज़ें जब ये करेंगे तो ये डिस्कस भी करेंगे कि क्या इसका इफ़ेक्ट होने वाला है। लेकिन जोनल वॉर की जो एक बात कर रहे हैं आप, क्षेत्रीय लड़ाई, मुझे नहीं लगता कि क्षेत्रीय लड़ाई में बदलेगा। जी क्योंकि देखिए जो मैं कहूँगा जो इनके डेवलप्ड अदर अरब देश हैं, अब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को लीजिए, सऊदी अरेबिया की लीजिए, कतर को लीजिए, जॉर्डन की लीजिए, वो लोग इन्वॉल्व नहीं होना चाहते। जी वो चाहते हैं कि शांति से रहें। जी उनके लोग काफ़ी खुशहाल हैं, उनके यहाँ कट्टरता नहीं है, जी और वो काफ़ी आगे जा चुके हैं, तो वो नहीं चाहेंगे कि इस लड़ाई में इन्वॉल्व होकर के फ़र्क डालें। हालांकि मुस्लिम देश हैं तो उनको ये तो देखना पड़ेगा कि भाई मुसलमानों के साथ ये चीज़ नहीं हो जो करते आ रहे हैं। लेकिन अभी आपको मैं दर्शकों से भी वो करना चाहूँगा, आप देखिए 1 साल हो गया, जी OIC जो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज ने क्या किया, जी क्या बैठक की, क्या किया नहीं किया, जी जबकि पाकिस्तान के कहने पर हिंदुस्तान के खिलाफ वो बैठक कर लेते थे। वो जी यहाँ पर कुछ नहीं कर पाए। जी तो ये हैं, चाहे और भी जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है, GCC, सब ने कोई कहीं नहीं आया। जी तो ये चीज़ मुझे लग रहा है उनको खुद पता लग गया कि ये जो हुआ है ये गलत है, होना नहीं चाहिए था, और जो हो रहा है उसमें अगर साथ देंगे तो उनका भी ये नुकसान होगा। तो मुझे नहीं लगता कि उसके साथ ये कुछ कर पाएंगे। और अभी भी देखिए जितने ये बॉम्ब्स गिरे हैं गाज़ा में, लेबनान में, अभी ये कहा जा रहा है, साइंटिस्ट ये कह रहे हैं कि जो बॉम्ब्स गिरे हैं, जो एस्बेस्टस है, एस्बेस्टस सब जानते हैं, एस्बेस्टस शीट्स थी, बाकी भी चीज़ों में होता है, उसी का इतना ज़्यादा इफेक्ट होगा कि कई साल तक वो चलता रहेगा। न्यूक्लियर जैसे इफेक्ट होता है उसका इफेक्ट होगा। जी तो ये कई चीज़ें हैं जो ये नुकसान करती रहेंगी, और अगर ये लड़ाई रोकना सबसे बड़ी चीज़ है। हालांकि एक स्पोक्समैन इनके हिजबुल्लाह ने भी बोला है, और एक आया था कि लेबनान के जो स्पीकर हैं पार्लियामेंट के, वो चाहते हैं कि बातचीत करें शांति समझौते के लिए। जी तो हिजबुल्लाह ने बोला कि हाँ वो तैयार हैं इसके लिए। जी उनका स्पोक्समैन ने बोला है, कल की बात है, कि हम तैयार हैं, और अभी भी वो कह रहे हैं कि गाज़ा की लड़ाई रुक जाएगी तो हम भी जो है रुक जाएंगे। इसका मतलब कि उनकी भी कमर टूट चुकी है, वो रुकने के लिए तैयार हैं। हाँ, यही है कि पहल कहाँ से हो, और इजराइल नेतन्याहू कहाँ पर रुक सकते हैं, क्योंकि अब जो है अमेरिका ने भी
ये जो पहले अमेरिका बात करने जा रहा था लेबनान में 21 दिन का सीज फायर के लिए, अभी उन्होंने भी ये छोड़ दिया है क्योंकि इन्होंने देख लिया कि अब तो कमर टूट गई है। तो वो अगर नेतन्याहू इतना कर सकते हैं, कमर तोड़ दें, उसके बाद फिर उनको आगे बढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये अभी है और मुझे लगता है कि जैसे नेतन्याहू काफ़ी हद तक बढ़ चुके हैं, लेकिन जब उनकी एम कुछ और है, जो चाहते हैं अगर हो गया, जो इनकी बात हो गई हॉस्टेजेज वाली, तो शायद अब इसके बाद वो शांति की बात करें, उसमें आगे आ जाएं। लेकिन अभी जैसे मैंने कहा काफ़ी कुछ अचीव कर लिए हैं, कुछ एम बाकी है। और नेतन्याहू जिस तरह से उनका बैकग्राउंड है, जिस तरह की सोच है, मुझे लगता है कि वो मानेंगे नहीं, इसी मानेंगे नहीं। सर, रूस यूक्रेन युद्ध में ताज़ा अपडेट क्या है? इस प्रकार की भी खबरें आई हैं कि उत्तर कोरिया के सैनिक रूस की ओर से यूक्रेन के लिए युद्ध लड़ रहे हैं। इन खबरों में क्या सच्चाई? नहीं जी, देखिए 957 दिन हो गया है, 957th डे इस लड़ाई का जी। और अभी भी देखिए एक चीज़ सिर्फ आई थी कि कर्स्क रीजन में यूक्रेन बढ़ गया था रूस में, अब उसकी कोई बात नहीं हो रही है क्योंकि वो कुछ नहीं कर पा रहा है, खुद गिर चुका है और उसका सब कुछ वहाँ जा रहा है। हाँ, यूक्रेन ने ज़रूर किया है कि उसने क्रीमिया में एक रूस का ऑयल डिपो था जहाँ पर उसने मिसाइल दागा है और वहाँ पर काफ़ी नुकसान हुआ है इन मिसाइल्स के साथ। तो एक चीज़ जो कि वो है, और अभी भी वो अपने मिसाइल्स डीप उसमें रशा में डाले जा रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इफेक्ट तो नहीं हो रहा है इनके ड्रोन्स का भी, क्योंकि रूस ने अब जो है अपने एडी सिस्टम से, एयर डिफेंस सिस्टम से उनको नुकसान गिराना शुरू कर दिया। बट एक दो तो ज़रूर जा रही हैं, इसमें कोई वो नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रहे हैं वो रूस का। अभी भी वो कहे जा रहे हैं कि वेस्टर्न नेशन से कि हमको और हथियार एम्यूनिशन दीजिए, लॉन्ग रेंज एम्यूनिशन दीजिए, मिसाइल दीजिए, लेकिन अभी भी कोई ये बात वहाँ से कर नहीं पाया है। और तो और हंगरी देखिए, हंगरी अभी यूरोपियन यूनियन का अध्यक्ष है पिछले साल से, और हंगरी ने तो बड़ा साफ कहा है कि जो अभी $57 बिलियन का इनको मिलना था लोन यूक्रेन को, उन्होंने बोला कि अभी ये रोक देना चाहिए जब तक कि अमेरिका के इलेक्शंस नहीं हो जाए क्योंकि वो कह रहे हैं कि पता नहीं कि कौन आएगा, और उनको हंगरी तो चाहता है, बोल चुका है कि ट्रंप आएंगे, उनको होता है कि ट्रंप तो आते ही हफ्ते 10 दिन में ये बंद करा देंगे, इतना वेस्टेज नहीं कराएंगे अमेरिका का। तो ये चीज़ें विद इन नाटो भी यही है तो कितनी इनको देखिए, महीने से कितने 4-5 महीने हो गए बोलते हुए, बहुत कुछ इनको मिला नहीं अभी तो ये इनकी हालत है। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि जेलेंस्की ने यूक्रेन में इंडिजिनस वेपन्स और एम्यूनिशन पर ध्यान देना शुरू कर दिया। जो पैसे इनको मिले हैं, टेक्नोलॉजी मिली है, उसको लेकर के अपने वेपन्स, खासकर ड्रोन्स, सस्ते ड्रोन्स और कुछ और रॉकेट्स और मिसाइल्स बनाना शुरू किया है। एक आध उन्होंने टेस्ट भी किया, लेकिन बहुत उन्नत इतना उस पर नहीं आ पाए हैं, लेकिन ध्यान दिया है तो ये कर रहे हैं उसमें, ये है। जहाँ तक देखिए रूस का सवाल है, रूस ने 3 दिन पहले, आपको याद होगा, देखिए हाइपरसोनिक मिसाइल्स उन्होंने कीव पर मारी हैं। जहाँ कुछ करते हैं जेलेंस्की, उसका जवाब 10 गुना ज़्यादा पावर से पुतिन देते हैं और बहुत नुकसान हुआ है कीव पर। इसके हिसाब से उन्होंने इसके साथ ही एक KH-47M करके किंजल मिसाइल है जो कि न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है, और जिसको पुतिन ने खुद बोला था कि ये जो है नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल है, मतलब बहुत ही डेडली घातक मिसाइल है। उसको भी इन्होंने इस्तेमाल किया है इनके कीव से करीब 270 किलोमीटर दूर एक एयरफील्ड पर, और कहा जा रहा है कि वो एयरबेस शायद F-16 का एयरबेस होता या है। तो वो तो यहाँ तक जा रहे हैं इसमें। तो ये जो डोनबास रीजन में वो आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। खार्किव में और खेरसॉन में उन्होंने बिल्कुल फायर करते जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा डैमेज हो रहा है। टॉरस एक उनकी सिटी है जहाँ इन्होंने यूक्रेन ने बोला है कि उनकी सेना रूस की पहुँच गई है अंदर। तो ये तो अपना बढ़ते ही जा रहे हैं आगे, और बहुत ज़्यादा जैसे नाटो कहता था कि ये नुकसान हो गया इतना ज़्यादा रूस का, ये अपना कुछ बोल नहीं रहे हैं, खुद ग्राउंड पर करते जा रहे हैं कि वो बाद में ही पता लगेगा।
अब जो है आप देखिए नाटो से या वेस्टर्न मीडिया से भी बहुत ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही है यूक्रेन की, क्योंकि हो नहीं रहा है कुछ जी। और नुकसान हो रहा है, तो उसकी वो कहाँ से रिपोर्टिंग करें। तो ये हालत वहाँ पर हो गई है उस जगह की। इसके अंदर बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए जा रहे हैं। तो ये जो है जहाँ तक इनका है ये अपना पूरी की पूरी ताकत अपने जैसे पिन पॉइंट एक तरीके से है, ये सोच करके कि क्या डैमेज करना चाहते हैं वो पुतिन कर रहे हैं जी। ये तो है जहाँ तक यूक्रेन का है। अभी देखिए जैसे मैंने कहा हंगरी की सोच, पोलैंड भी यही है जी। हंगरी तो साफ कह रहा है कि यूक्रेन जो है कोई मुकाबला कर ही नहीं सकता रूस का, और हंगरी का ये कहना है कि ये बैठ के बातचीत करना चाहिए रोकने के लिए। जी। पोलैंड देखिए शांत है, क्योंकि उसका बहुत नुकसान हो रहा है इनकी वजह से, यूक्रेनियंस की वजह से। अभी न्यूज़ जो आ रही है वेस्टर्न मीडिया में वो कहती है कि इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, जो बाकी जगह हैं वहाँ पर पुतिन बहुत कुछ कर सकते हैं जी। ब्लास्ट करा सकते हैं। 1-2 ब्लास्ट हुए थे देखिए कई मॉल में, कई जगह पर, और उसमें ISIS और अलकायदा का भी इस्तेमाल हो सकता है। जी। तो अब जो है एक तरह से देखा जाए एक डर बैठ गया है नाटो में और यूरोपियन कंट्रीज में जी। कि पुतिन अगर हम उनके अंदर एक किए तो वो जो है ये 3rd और 4th डायमेंशन वॉरफेयर लेकर के वहाँ आ सकते हैं इन देशों में। जी। तो ये एक चीज़ उनके अंदर बैठ गई है, और इनको वो तो यहाँ तक कहा जा रहा है कि हिजबुल्लाह तक का इस्तेमाल करेंगे इनके यहाँ इन देशों में। जी। तो और ये देश ये चाहते नहीं हैं। तो ये जो है चीज़ काफ़ी फ़र्क डाल रही है उसमें। इसीलिए आप देख रहे हैं कि पुतिन अपना काम किए जा रहे हैं, बट ये न्यूज़ आ नहीं रही है बाहर जी। कहाँ तक जा रहे हैं। जी। जहाँ तक फाइटर्स की आपने बात की, ये बिल्कुल सही है। इनफैक्ट अल जजीरा की न्यूज़ थी जिसमें उन्होंने कहा कि साउथ कोरिया के फॉरेन मिनिस्टर ने बोला है कि नॉर्थ कोरिया के फाइटर्स लड़ रहे हैं जी। रूस की तरफ से। उनका ये भी कहना था कि नॉर्थ कोरिया की मिसाइल से 6 इनके ऑफिसर्स नॉर्थ कोरिया के जो लड़ रहे थे रूस में वो मारे गए हैं। जी। इसकी पुष्टि तो नहीं हो पाई है, लेकिन चूंकि अगर वहाँ से आया है तो हो भी सकता है। उन्होंने कहा कि लाइकली फाइटिंग। और ये देखिए जब पुतिन खुद गए थे वहाँ जी। तो उन्होंने कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी पैक्ट किया था उनके साथ, डिफेंस पैक्ट। तो उसके इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि गन्स का, रॉकेट्स का अम्यूनिशन वहाँ से आ रहा है, शॉर्ट रेंज मिसाइल आ रही हैं रूस में, और फाइटर्स भी आ रहे होंगे उसमें। तो ये तो लाइकली है। जो हम लोग पहले भी देखिए हम लोग कह रहे थे कि नॉर्थ कोरिया है, चेचनिया है, मंगोलिया है, वहाँ से गए थे रूस के राष्ट्रपति पुतिन और वहाँ से उनको मिल सकता है। और इसके साथ डोनेस्क रीजन में खास करके इतना ज़्यादा पुतिन आगे बढ़ गए हैं कि मुझे लगता नहीं कि वो रुकेंगे या पीस इनिशिएटिव में भी इतनी जल्दी जाएंगे। और देखिए अभी इनफैक्ट जहाँ तक नॉर्थ कोरिया का सवाल है, इसी साल मार्च में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में एक प्रपोजल आया था कि जो इसके खिलाफ, नॉर्थ कोरिया के खिलाफ जितनी ये सैंक्शंस लगे हैं उनकी मॉनिटरिंग यूनाइटेड नेशंस करे, एजेंसी बनाई जाए, जिसको रूस ने खुद ही जो है वीटो किया था पुतिन ने, और उससे नॉर्थ कोरिया बहुत खुश हुआ था, बहुत धन्यवाद दिया था। तो मेरे ख्याल से उनका ये एक तरीका है वापस देने के लिए इनको, रूस को। तो रूस में देखिए पुतिन अपने एम को लेकर के आगे बढ़ते जा रहे हैं, चाहे धीरे ही जा रहे हैं, और बाकी देशों में जहां उनको जरूरत है, जहां जाना है वहां जा भी रहे हैं। इकॉनमी उनकी टूटी नहीं है, वो भी चल रही है। ऑयल उनके एक्सपोर्ट हो रहे हैं, गैस उनकी नेचुरल रिसोर्सेज जा रहे हैं। तो जहां तक इस लड़ाई का सवाल है ये अभी चलेगा, और कभी ना कभी मुझे लगता है कि जेलेंस्की को खुद ही बोलना पड़ेगा कि हम रूस के साथ एक टेबल पर बैठने को तैयार हैं, नेगोशिएट करने के लिए। जी बिल्कुल सर। सर, पाकिस्तान ने चीन के हितों की खातिर सशस्त्र बलों के लिए 45 अरब रुपए के बजट को मंजूरी दी है। यहाँ सवाल उठता है कि जिस देश के पास सामान्य खर्च चलाने के लिए पैसा नहीं है, वह दूसरे की सुरक्षा पर इतना खर्च क्यों और कैसे कर रहा है? नहीं जी, पाकिस्तान हर जगह कटोरा लेके घूम ही रहा था, हम सबको पता है। उसके पाकिस्तान के उनके देश के लोग कह रहे थे खुद ही
कि हम तो कटोरा लेके घूम रहे हैं हर जगह। जी और वो देश इस तरह अगर कर रहा है तो उसका कारण देखिए 2-3 हैं। जी पहला तो देखिए पाकिस्तान अपना कुछ है नहीं, चीन के इतना कर्ज में वो डूब चुका है जी और चीन का भी इतना पैसा वहाँ फंस चुका है। जी और चीन ने तो उसके ऊपर जितने अटैक्स देखिए 2000 ये जो वन बेल्ट वन रोड ओवर जो इनिशिएटिव थी और पीईसी पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसमें इतना पैसा ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुका है। ऑलरेडी वो 5 साल डिले हो चुका है, अभी भी कंप्लीशन होगा कि नहीं होगा। जी इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, उसके इतने लोगों पर अटैक हो चुका है चीन के 2018 से लेके अभी तक। और अभी देखिए 3 दिन पहले अभी भी एक अटैक हुआ था जिस पर 2 सिविलियंस और बाकी लोग मारे भी गए। जी तो इसको लेकर के चीन के फॉरेन मिनिस्टर भी पाकिस्तान में आ चुके हैं इसके लिए। जी। और शहबाज शरीफ खुद गए थे चीन में, जहाँ पर कि इसके बारे में बात हुई। उन्होंने कहा कि चीन ने तो यहाँ तक कहा कि फिर हम अपनी आर्मी वहाँ भेजेंगे जी जो अपने हमारे इंटरेस्ट को सिक्योर करेंगे। नेचुरली वो चीज़ अगर हो जाती फिर तो पाकिस्तान के लोग ही और या बाकी लोग भी नहीं, बाकी भी जो देश हैं वो नहीं सपोर्ट करते। जी तो अब इन्होंने अपनी बजट तो देखिए ऑलरेडी पैसा इन्होंने इस बार काफ़ी 18% इन्होंने बजट में पैसा बढ़ाया था। और इनका फाइनेंशियल ईयर देखिए 1 जुलाई से 30 जून तक होता है पाकिस्तान का। तो उन्होंने इस बार का जो 2024-25 का जो बजट है, डिफेंस बजट, उसको 18% बढ़ाया था पिछले साल से। जी और मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा उन्होंने इसमें पैसे लगाए थे। लेकिन अभी जो आप कह रहे हैं, उन्होंने तकरीबन ये जो 45 बिलियन डॉलर की जो इन्होंने 45 बिलियन रुपए का पाकिस्तानी रुपए के हिसाब से इन्होंने बढ़ाया है। बेसिकली कि इन्होंने जो इकोनॉमिक कॉरिडोर की सिक्योरिटी के लिए एक स्पेशल फोर्स भी इन्होंने बनाई है। जी स्पेशल फोर्स इसी के लिए, स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स बेसिकली चाइनीज़ इंटरेस्ट की सिक्योरिटी करने के लिए। और सप्लीमेंट्री बजट अभी तक था नहीं, बट ये दूसरी बार है। पिछले साल इन्होंने जो एक बजट ऑलरेडी सप्लीमेंट्री और पैसे ले चुके हैं सुरक्षा के लिए। तो ये जो है इन्होंने, आपको याद होगा पिछले साल भी जब एक इन्होंने जब IMF से इन्होंने पैसा लेना था, जब इनको मिल नहीं रहा था और ग्रे लिस्ट में चले गए थे, तो इन्होंने 6000 करोड़ जो है सैंक्शन किया था। और एक ऑपरेशन जो कि ये कह रहे थे कि अज़्म इस्तेकाम कि ये मिलिटेंट्स को नष्ट करने वाला के लिए बना रहे हैं ऑपरेशन, और उसमें अलग फोर्स बनाई थी, आर्मी लेके चलेगी। उन्होंने दिया कि नहीं, हम मिलिटेंट्स को के लिए काम कर रहे हैं जिसे IMF से पैसा मिले। IMF ने पैसा सैंक्शन कर दिया। अब वो ऑपरेशन कहाँ चल रहा है किसी को पता नहीं है कि कहाँ कैसे जा रहा है। तो अज़्म इस्तेकाम का यही हालत इनका है, इनके कहीं भी। अब ये देखिए इनका सबसे बड़ा एक्सपेंडिचर है जो ये कर रहे हैं अभी। और ये जो डेट इनका पेमेंट है उस पर, उसके बाद ये सबसे बड़ा एक्सपेंडिचर है जी। और जो इनकी डेट है देखिए, और डेट तो देखिए है ही है। इनका जो इन्फ्लेशन है आज की तारीख में तकरीबन 25% है जी। 25% इन्फ्लेशन आप समझ सकते हैं। हालांकि 2023 से थोड़ा कम है 4%, बट बहुत ज़्यादा है जी। आटे चावल का जो उसका आप जानते हैं क्या रेट पहुंच गया था जी। 700 से 800 रुपए किलो और 300 से 400। तो आम आदमी के लिए एक पैसा भी इधर उधर खर्च करेंगे, मुसीबत झेलनी पड़ेगी इनकी जनता को। इनके जो आम आदमी हैं उनको सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। और देखिए इनका जो अटैक हो रहा है मैक्सिमम बलूचिस्तान एरिया में हो रहा है जी। गवादार से लेकर के ऊपर तक BLA है और भी बलूचिस्तानी ग्रुप्स हैं जो कि अटैक से कर रहे हैं। और ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि चीन का उसमें ये हस्तक्षेप नहीं चाहते अपने इलाके में जी। इनको पता है कि चीनी एक बार कब्जा कर लेंगे फिर उसके चंगुल से न ये निकल पाएंगे न पाकिस्तान निकल पाएगा जी। और ये भी जानते हैं, देखिए बलूचिस्तान का इलाका अभी भी पाकिस्तान का ऐसा इलाका है जिसमें सबसे ज़्यादा मिनरल्स हैं जी। वहाँ पर आप ले लीजिए तो ऑयल भी है, गैस है, कॉपर है, गोल्ड भी है जी। जिसकी कि ऑलरेडी मतलब नेचुरल रिसोर्सेज में बहुत रिच है
वो इलाका पूरा बलूचिस्तान का, और पैसा यहाँ से ज़्यादा जाता है पाकिस्तान को। लेकिन 1947 के बाद ही इस इलाके को बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया और ये सारा पैसा पंजाब और सिंध में पाकिस्तान की सरकार लगाती रही, जिसके खिलाफ ये बलूचीज उठ खड़े हुए हैं जी, कि उनके साथ बहुत ज़्यादा ही नाइंसाफ़ी हो रही है। पाकिस्तान जो है भारत को वो कहता है कि बाहरी हस्तक्षेप है जी, और वो दबे उससे भारत को ब्लेम करता है उसमें, बजाय अपना देखने के लिए। तो ये जो चाइना का जो पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसमें उसको फ़ायदा ज़्यादा है चीन को, कि सेंट्रल एशिया और जो बाकी कंट्रीज उधर के हैं वहाँ से गवदार पोर्ट से उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि देखिए आज की डेट में चीन जो है स्टेट ऑफ मलक्का से मैक्सिमम उसका ट्रेड हो रहा है सबसे ज़्यादा, और वहाँ पर देखिए भारत और इंडो पैसिफिक जो अमेरिका की फ्लीट से उससे उसको बहुत डर है जी, तो वो हर हालत में चाहता है कि उससे यहाँ पर उसको फ़ायदा मिलेगा जी, कि बाई रोड बाई ट्रेन इधर आ सकता है और गवदार पोर्ट से वो जो है अरेबियन सी को भी एक्सेस कर सकता है। जी, तो चीन तो उस पर देख रहा है और मिनरल्स पर नज़र हैं ऑलरेडी यहाँ पर। तो ये कुछ चीज़ें जो है चीन अब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। $65 बिलियन का प्रोजेक्ट था, ऑलरेडी $35 बिलियन से ज़्यादा स्पेंड लगा चुका है। प्रोजेक्ट 5-6 साल पीछे हो चुका है और अभी भी उससे उसको कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है जी, चीन को। तो ये एक बहुत बड़ी उसके लिए चुनौती है कि करे तो क्या करे। और चीन यही नहीं, देखिए इसके साथ इंडस्ट्रियल एरिया विकसित होने थे। ऑलरेडी इनके 4 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स में चीन पैसे लगा चुका है। जी, एक तो ऑपरेशनल हो गया है, बाकी अभी ऑपरेशनल होने हैं। तो चीन का भी बहुत नुकसान हो रहा है और इनको भी कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है। और अभी देखिए जो अटैक्स हैं इनके ऊपर होते ही रहे। जी, चीन अभी भी इनके अंदर, क्योंकि सस्ता लेबर सस्ती ज़मीन मिल रहा है तो इन्वेस्ट करना चाहता है कि वहाँ जो है अपने इंडस्ट्रीज वहाँ लगाए, लेकिन फ़ायदा उनको होगा। अभी देखिए आपको एक चीज़, जो चगाई हिल्स हैं पाकिस्तान, वहाँ पर एक चीन की कंपनी को माइनिंग की राइट्स दे दी गई हैं जी, और ये राइट्स जो दे गई हैं इस पर पाकिस्तान का कोई सुपरविजन नहीं है जी, कि ये क्या माइनिंग हो रही है, कैसे हो रही है, क्या कहाँ जा रहा है। ये एक चाइना मेट्रोलॉजिकल ग्रुप कॉरपोरेशन है, चाइना मेट्रोलॉजिकल ग्रुप कॉरपोरेशन है जो वहाँ पर चगाई हिल्स में माइनिंग कर रहा जी। है। और वो क्या कर रहा है इनके लोगों को पता ही नहीं है, पाकिस्तान के लोगों को, इंक्लूडिंग बलूचिस्तान। इसीलिए तो लोग ज़्यादा वो हैं कि फिर तो हमारे इनके सारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो चलते जाएंगे और इनको कुछ फ़ायदा ही नहीं होगा। जी। तो ये चीज़ें वहाँ पर चल रही हैं जिसकी वजह से ये सारे चीज़ें इनके ऊपर हो रही हैं, अटैक्स हो रहे हैं, इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है चीन को, और उनको लग रहा है कि वो इसमें कुछ आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। तो इसके लिए एक ही तरीका था इनके पास कि ये जो है खर्च बढ़ाएं, अपने एक सिक्योरिटी फोर्स रेज करें, बट इससे कितना कर पाएंगे कहा नहीं जा सकता है। क्योंकि अभी भी देखिए काफ़ी प्रोजेक्ट चीन ने इनके यहाँ कर लिए हैं, तकरीबन 38 प्रोजेक्ट जी $25 बिलियन का उन्होंने पूरा कर लिया है, और अभी भी तकरीबन 26 प्रोजेक्ट हैं, तकरीबन $27 बिलियन का जो उन्होंने प्रोजेक्ट करना है जी। लेकिन आप देखिए पाकिस्तान के पास जो आप कह रहे हैं जैसे कि कुछ है ही नहीं है जी। IMF से उन्होंने अभी $7 बिलियन लोन लिया बहुत कुछ करने के बाद, और जिसमें ये है कि वो जो है अपनी टैक्सेस 3% कम से कम और बढ़ाएं और उससे GDP बढ़ाएं टैक्स लेकर के। कितना टैक्स बढ़ाएंगे जी। आपने देखा उनके पेट्रोल और इलेक्ट्रिसिटी पर इन्होंने इतना टैक्स बढ़ा दिया, लोग परेशान हैं, बिजली आ नहीं रही है, लोग खरीद नहीं सकते हैं। और पाकिस्तान की रेवेन्यू जो है, खुद का जो रेवेन्यू है सिर्फ 12% है इनके GDP का, एक्सपेंडिचर 20% है जी। तो ये 8% कहाँ से लाएंगे जी। मुश्किल तो है इनके पास, जो आप कह रहे हैं कि जब कुछ नहीं हो तब भी ये पैसा खर्च किए जा रहे हैं। बट सवाल ये है कि नहीं करेंगे तो फिर चीन से इनका नहीं मिल पाएगा। बिल्कुल। आज पाकिस्तान की एक्सटर्नल डेट $128 बिलियन है जी। जिसमें जो है मैक्सिमम जो है चीन से है जी तकरीबन। तो इसमें से जो है मतलब 28 से 30% पाकिस्तान का है जी, सॉरी चीन से है। तो आप सोचिए कि इनकी क्या हालत है वहाँ पर। वर्ल्ड बैंक
से इन्होंने 20% एक्सटर्नल डेप्ट वर्ल्ड बैंक से है, तो चीन और वर्ल्ड बैंक ही मिला के तकरीबन 50% है। जी। कहाँ से देंगे ये? तो ये इनके लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन देखिए, ऐसा नहीं है कि ये कुछ कर नहीं सकते। अगर ये लोग जो चाहते हैं वही करें। इनको सबसे ज़्यादा मदद अगर मिल सकती है तो नेबर से, जो पड़ोसी हैं, उनसे मिल सकती है। जी। और इन पड़ोसियों में सबसे ज़्यादा अगर मिलती थी और मिल सकती है, वो भारत है। जी। लेकिन अभी उनकी सोच चीन की तरफ गई हुई है, वो सोच, जबकि इनके लोग कह रहे हैं, पाकिस्तान के खुद। तो अगर ये चाहें तो ये कर सकते हैं। सोल्यूशन है कि सबसे पहले वो भारत के साथ आए, और भारत ने भी बोला है। अभी देखिए, राजनाथ सिंह हमारे रक्षा मंत्री ने ही बोला है कुछ दिन पहले कि अगर पाकिस्तान सुधर जाए, सुधार कर ले, जो कहा जा रहा है, तो हम उनकी मदद करने को तैयार हैं। जी। तो भारत ने कभी ना नहीं बोला। अपना नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में इनको भी रखा हुआ है। जी। जयशंकर जी जा रहे हैं वहाँ एससीओ मीटिंग में, तो छोड़ा नहीं है, लेकिन पहल उनको करनी पड़ेगी। जी। ये उनके लिए एक रास्ता है जो वो कर सकते हैं। दूसरी चीज़, जो सबसे बड़ी चीज़ है, टेररिस्ट हाइडआउट्स अपने ख़त्म करें। जी। टेररिस्ट को ट्रेनिंग, उनको आर्थिक मदद, उनको सपोर्ट, अगर ये मदद करें तब जा कर के होगा। जी। देखिए, एक साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल है, साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल, उस पर आप जाके देखिए। वो कहता है कि तकरीबन 80 एक्टिव और इनएक्टिव टेरर ग्रुप्स पाकिस्तान में हैं। जी। मतलब पूरी उन्होंने लिस्ट दे रखी है उसके ऊपर, और जिसमें सिर्फ बलूचिस्तान में कहते हैं 28 के आसपास हैं। जी। तो ये तो मतलब पब्लिक डोमेन में है। तो अगर ये उनको ख़त्म करें और सिटीजन सेंट्रिक, अपने लोगों के लिए, लोगों के फ़ायदे के लिए अगर काम करेंगे, तो उससे इनको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। पब्लिक सपोर्ट भी मिलेगा और नेबर्स का भी सपोर्ट मिलेगा, जिससे ज़रूरत नहीं पड़ेगी कहीं और पर डिपेंड होने में इनको। जी। दूसरा, आर्मी का जो है, ये रोकें इंटरफेरेंस। जब तक आर्मी की सोच रहेगी, क्योंकि आर्मी ये चाहती है, उनको एक ही वो है। और आज की तारीख में देखिए, जो हम नेबर्स की बात कर रहे हैं, अफ़गानिस्तान से इनकी नहीं बन रही है, वहाँ भी इनकी आर्मी जो है आगे आगे चल रही है, तो इनके आपस में बन नहीं पा रहा है। जी। वहाँ भी इनकी गोलियाँ चल रही हैं, इनके गन्स चल रहे हैं, और मुश्किल हो रही है। ईरान के साथ भी वही हुआ था। जी। ईरान, अफ़गानिस्तान, दोनों के साथ ये हाल है। और किसके साथ हैं? चीन के साथ। चीन अपनी लेके चल रहा है। अब शायद कुछ दिन में वो समझ में आए, अभी समझ नहीं पा रहे हैं। रह गया भारत। भारत तो मदद को तैयार है। तो ये अगर अपनी पॉलिसी नहीं बनाएंगे तो नुकसान इनका ऐसा होता रहेगा। और कितने भी बिलियन डॉलर ये करेंगे खर्च, जब तक अपने यहाँ टेरर ग्रुप्स को नहीं रोकेंगे, तो ये जो है, जिस के लिए पाकिस्तान, चीन के लिए कहते हैं कि हम 45 बिलियन डॉलर करके, 45 बिलियन रुपए खर्च करके रोक पाएंगे, मुझे नहीं लगता कि ये वो कर पाएंगे, और एक कर्ज में डूबते ही जाएंगे, जो मुश्किल इनका होता जाएगा। तो ये मेरे हिसाब से जो सबसे अच्छी चीज़ इनके लिए है कि ये जो मदद अपने पड़ोसियों से ले सकते हैं, और सबसे ज़्यादा, जैसे मैंने कहा, भारत से ले सकते हैं, उसके बारे में सोचें। भारत की जो टर्म्स कंडीशंस हैं, उससे भारत से बैठ के बात करें और उनके ऊपर चलें, तो शायद इनको जो IMF और वर्ल्ड बैंक से, उससे ज़्यादा फ़ायदा भारत से मिल सकता है। जी, बिल्कुल सर। सर, ऐसा लग रहा है कि भारत अपने पड़ोसियों से बेहतर संबंध बनाने पर अब ज़्यादा जोर दे रहा है। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर श्रीलंका गए, वो जल्द ही पाकिस्तान भी जाएंगे। जयशंकर मालदीव्स भी गए थे, मालदीव के राष्ट्रपति भी भारत यात्रा पर आए। नेपाल के साथ भी संबंध बेहतर हो रहे हैं। खासतौर पर जिस तरह मालदीव के साथ भारत के संबंधों में आश्चर्यजनक सुधार आया है, उसके क्या कारण आपको नजर आते हैं? नीरज जी, देखिए, अभी आप अगर देखें आज की जो माहौल है, उसके हिसाब से भारत के जो 7-8 नेबर हैं, खास करके उनमें धीरे धीरे चीन ने पैंट तो बनानी शुरू कर दी थी। जी। और ये पैंट, ये नहीं कि चीन ने 1-2 साल में, 3 साल में किया, उसने 8-10 साल पूरा लगा करके और पैंट बनाई। उसमें आप देखिए पाकिस्तान में क्या हाल है, मालदीव्स में हमने अभी देखा, नेपाल में हम देख रहे हैं चीन की पैंट वहाँ पहुँच गई थी। बांग्लादेश में अभी जो हुआ, वो तो मैं कहूँगा कि आप अमेरिका और पाकिस्तान ले लीजिए। जी। ISI भी पहुँच चुका है, लेकिन मैं कहूँगा मेन तो अमेरिका की है वहाँ पर। जी। जिस तरह से वो पहुँचे हैं, और ख़ास करके इस वजह से कि
अभी जो है हालात उसके हिसाब से मुख्य तो यही लग रहा है जी। कि अमेरिका की ही उसमें पहले गए। अफ़गानिस्तान देख लीजिए, जी वहाँ भी हालांकि संबंध अभी हम सुधार रहे हैं, लेकिन चीन तो खुद है ही है हमारे नेबर में, जी जिसकी जो चाहता है कि स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बना करके भारत को घेरना। जी भूटान के साथ, तो आप श्रीलंका के साथ देख लीजिए, नेपाल, तो ये सब जगह पर थोड़ी न थोड़ी जो आप कह रहे थे पहले ये कुछ मुश्किलें शुरू हो गई थी। जी और मुश्किलें किसके लिए? भारत के लिए। जी क्योंकि वहाँ पर कुछ भारत के विरुद्ध जो एंटी इंडिया सेंटिमेंट कहते हैं वो बनाने लगे थे लोग, जी बाहरी लोगों की वजह से। जहाँ तक भारत का है, जो ये नेबरहुड फर्स्ट, जी पड़ोसी पहले, जो पॉलिसी थी पुरानी है, लेकिन नई नहीं है। जी ये आप देखिए तो 2008 की पॉलिसी है, जी लेकिन ये पॉलिसी पर अमल जो है ये शुरू हुआ जब मोदी जी आए प्रधानमंत्री बन के, जी। तब से ये पॉलिसी ज़्यादा शुरू हुआ है। और ये प्रायोरिटी देना शुरू हो गया था पहले ही, लेकिन ख़ास करके कोविड के समय में, और जब ये एड है, खास करके नेचुरल कैलमिटीज, आपको याद है इतनी आई, कहीं बाढ़ हुआ, कहीं अर्थक्वेक आया था, उस समय में जो है काफ़ी एक्टिव हुआ था भारत। जी नेबर्स फर्स्ट को कोविड में देखिए, जो वैक्सीन बना पहले ही कहा गया कि पहले हम नेबर्स को देंगे, उसके बाद बाहर देंगे। जी और दिया किसको? जो बाहर देश थे, अफ्रीका और बाकी जगहों पर दिया गया। तो ये जो पॉलिसी थी ऑलरेडी लेके चल रहे थे, लेकिन तब तक जो है जो चीन के टेंटिकल जो कहते हैं वो फैल चुके थे, जी। और तुरंत हटाना तो मुश्किल था ही। लेकिन ये जो कार्रवाइयाँ हुई उसके बाद, और भारत का जो रुतबा था, जो स्टेचर था, G7 में देखिए लगातार भारत जाता रहा है एज इनवाइटी। G20 खुद जो है यहाँ भारत में हुआ G20 सम्मेलन। जी और जितने विश्व के बड़े मंच हैं, हर जगह भारत गया, जी हर जगह उसमें भारत ने बोला। और किसकी कहा? अपनी नहीं, ग्लोबल साउथ इंक्लूडिंग नेबर्स की बात की। जी उससे फर्क जरूर पड़ा है। दूसरी चीज़ देखिए, भारत ने अब ये भी देखा कि ये सिर्फ नेबरहुड में, अब अगर हम नेबरहुड की बात करें तो देखिए, जैसे सार्क बना, सार्क सक्सेस नहीं हो पाया। जी किस वजह से? पाकिस्तान के मेन जी। उसका लीजिए, रुख ले लीजिए, उस वजह से नहीं चला। जी लेकिन भारत चुप नहीं बैठा रहा। भारत ने फिर वो BBIN बना दिया, भारत भूटान, भारत नेपाल, एक लेके चलने लगे कि चलिए इनके साथ चलें, वो भी एक चीज़ चली। फिर भारत ने एक नई चीज़ की, और भारत ने कहा कि हम जो है सिर्फ पड़ोसी नहीं, विस्तारित पड़ोसी रखेंगे। जी उन्होंने कहा कि हम जो है विस्तारित पड़ोसी रखेंगे, एक्सटेंडेड नेबरहुड। जी और इस एक्सटेंडेड नेबरहुड में जो बाकी देश हैं, जहां हम अभी देखिए प्रधानमंत्री की विजिट हुई, चाहे हमारे फॉरेन मिनिस्टर गए, वो जो है इन देशों में जाते रहे, चाहे आप ओमान ले लीजिए, मंगोलिया ले लीजिए, और जो ये इतने जो भी छोटे भी देश हैं वहाँ पर, ब्रुनेई, जी इन सब देशों के साथ इनको एक विस्तारित उन्होंने ले लिया पड़ोसी। जी और ऐसे नेबरहुड को लेकर के आगे चलते रहे। ओमान, जैसे मैंने कहा, ब्रुनेई था, मंगोलिया था, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, सिंगापुर, मंगोलिया, तो इनको लेकर के भी साथ में अब इनको भी पड़ोसी मान के चलने लगे, उनके साथ भी संबंध बढ़ने लगे। तो इसका भी एक सकारात्मक प्रभाव पड़ा चारों तरफ। जी तो ये एक नई पहल है जो कि हम जो बात कर रहे हैं पड़ोसियों की। जी तो अब हम विस्तारित पड़ोसी लेके चलेंगे तो उससे जो है काफ़ी फ़ायदा हुआ। जो ये चीन की वन बेल्ट वन रोड या स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है, अभी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स तो सीधा एक तरफ से आ रहा था, जी अब भारत उससे बाहर भी आकर के उस पड़ोसी को भी देखने लगा। जी तो वो अंदर के और बाहर के पड़ोसी में वो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स आ गया। जी तो अब उस पर भी असर पड़ने लगा है, जी उस पर भी रोक जो है, आप देखिए इसी वजह से चीन अब बहुत आगे नहीं बढ़ पा रहा है किसी भी देशों में। दूसरा, जैसे मैंने कहा कि भारत हर एक वैश्विक मंच पर इन देशों की, और खासकर ग्लोबल साउथ का लीडर तो बन ही गया, वो तो एक्सेप्ट कर लिया सभी ने, जी विकसित देश भी और ग्लोबल साउथ के भी देशों ने
ये मान लिया है कि भारत ही हमारी बातें कह सकता है, कर सकता है वैश्विक मंच पर, उसका भी असर पड़ा है। इन देशों को भी अब लग रहा है कि जो है वही हो सकता है। और भारत ने किया क्या है, भारत ने बोला है सेफ्टी ऑफ द रीजन, हम जो है पूरी जो अपना क्षेत्र है इसकी एकता और अखंडता की बात करेंगे जी, इसकी सिक्योरिटी सुरक्षा की बात करेंगे। वो एक बहुत बड़ी चीज़ है पहल का। इकोनॉमिक डिपेंडेंस भारत ने कहा कि हम आपस में करेंगे तो हमें ज़्यादा फायदा होगा, बजाय बाकियों के ऊपर डिपेंड करेंगे, वो हमसे लेंगे या हमारा नहीं लेंगे, हम उनसे इंपोर्ट करेंगे जी। इलेक्ट्रिसिटी पर देखिए, सोलर एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन के बारे में जी, ये सारी चीज़ें भारत में इतना आगे बढ़ चुका है। डिजिटल में देखिए क्या हालत है। तो भारत ने कहा है कि हम पीपल फ्रेंडली, आपकी जनता के लिए और कलेक्टिव मिल करके काम करें जी। तो ये चीज़ धीरे धीरे आगे आई है। हालांकि देखिए ऐसा नहीं है कि कुछ शॉर्टकमिंग नहीं है, हुआ है। मतलब ये देश क्यों दूर भागे हैं, क्यों चीन की तरफ गए हैं, कुछ कमियां थी जी, जो इन देशों ने ही बोला था कि भारत बीच में अपने आप को एक बड़ा बिग ब्रदर मान के, बड़ा भाई की तरह हमारे ऊपर प्रेशर डाल रहा था जी। वो ये गलती हुई है, साथ में लेके नहीं चले। हमने सोचा कि हम बड़े हैं तुम छोटे हो। अगर वो कह रहे हैं तो हम, अगर वो फील कर रहे थे तो ये जरूर हुआ होगा जी। तो एक ये चीज़ जो कमी हुई है। दूसरा देखिए, ट्रेड और इकोनॉमी के बारे में जरूर चीन ने इनके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव डाला, पैसा भी डाला जी, जो हम नहीं कर पाए जी। हो सकता है हम समझ नहीं पाए या समझा नहीं पाए, हो भी सकता है जिसका प्रभाव उनके ऊपर पड़ा। पॉलिटिकल चीज़ें कुछ होती हैं उसमें भी आया, या सिक्योरिटी की चीज़ें लेकर, कलेक्टिव सिक्योरिटी की जो हम बात कर रहे हैं पहले नहीं किए शायद, जो अभी कर रहे हैं जी। बांग्लादेश के साथ भी लीजिए, देखिए तीस्ता वाटर का अभी तक सोल्यूशन नहीं निकल पाया जी। तो कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स थी बीच में कि जिसकी वजह से ये चीज़ें आई। लेकिन देखिए एक स्टैंडिंग कमेटी जो हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री की है, स्टैंडिंग कमेटी ऑन फॉरेन अफेयर्स, इसने 2023 में अपनी रिपोर्ट में बोला था कि भारत को इस तरह की पहल करनी चाहिए जी। और ये जो एक्सटेंडेड नेबरहुड है वो भी लेना चाहिए जी। और मेरे ख्याल से वो पहल लिया गया अभी इन शॉर्टकमिंग्स को दूर करने के लिए जी। कि इनको दूर किया जाए और हमारे जो इमीडिएट नेबर्स हैं उनको ये न लगे कि हम इनके ऊपर आ रहे हैं, कुछ इनका जबरदस्ती इनके ऊपर कुछ चीज़ें थोप रहे हैं। अब वो देखें कि नहीं, हम तो बाहर भी जा करके उनसे बातें कर रहे हैं, उनके लिए कर रहे हैं, तो इनसे ही फायदा होगा। मिलिट्री सिक्योरिटी ट्रेनिंग जो हमने बाहर शुरू किया, इनको हम कर ही सकते हैं। हर देश में देखिए जहाँ जहाँ अपने प्रधानमंत्री गए हैं, इन देशों में भी, छोटे देशों में भी, वहाँ भी कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी की बात हुई है उनसे, इकोनॉमी की बात हुई है, टूरिज्म, मेडिकल, एजुकेशन, ऐसे कुछ फील्ड्स हैं जिसमें कि पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट से ये फ़ायदा कर सकते हैं हम इनका। तो ये चीज़ें समझ में आई हैं और हो सकता है अभी धीरे धीरे और आएंगी। और चीन से जो बाकी देशों में नुकसान हुआ है उसका ही फ़र्क पड़ा है। हालांकि सरकारें भी, अगर आप देखिए श्रीलंका में भी अभी लेफ्ट गवर्नमेंट है जी। यही हाल मॉरिशस की हुआ था जी, जो इंडिया आउट पॉलिसी पर मोइज़ू आए थे। अब वो खुद ही, सॉरी, मालदीव में मोइज़ू आए थे और खुद ही वो इंडिया में आ गए, भारत में ही आए। इंडिया आउट की जगह इंडिया इन कर रहे हैं अभी। तो नेपाल था, लेकिन नेपाल अभी थोड़ा कम हुआ है। भूटान में भी चीन अपने टेंटिकल फैला रहा था ऑलरेडी, म्यांमार में भी उसका था, लेकिन वहाँ चलिए उतना नहीं चला अभी। तो ये चीज़ें थीं जो हमारे लिए थोड़ा नुकसान की चीज़ें थीं। लेकिन जब से हमारे प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री की विजिट्स हुई हैं इन देशों में, सभी देशों में, उससे काफ़ी फ़र्क पड़ा है। मालदीव्स के ट्रेड मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर आए थे, हमारे फॉरेन मिनिस्टर आए। हाँ, मालदीव्स की चूँकि अब स्पेसिफिक आपने बोला, बिल्कुल सही है, हम लोग बात कर चुके हैं कि वहाँ ये पॉइंट था, लेकिन अब शायद उनको समझ में आया है जी कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम उनको हो रही है इसकी वजह से। और मोइज़ू देखिए, हमेशा पहले था कि जो भी उनका प्रेसिडेंट होता था पहले भारत आता था। इन्होंने टर्की और चीन गए जी, और काफ़ी दिन तक उन्होंने देख भी लिया। नवंबर के बाद देखिए अभी तकरीबन 1 साल या 8-9 महीने हो गए उनके आए हुए, मतलब प्रेसिडेंट बने हुए। लेकिन उनको लगा कि वो चीज़ नहीं मिल पाएगी जो चीज़ भारत से मिलती थी जी। तो इसलिए ये आए यहाँ पर।
अब देखिए हार्ड लाइन उन्होंने कहा इंडिया आउट। सबसे पहली चीज उन्होंने कहा कि जो भारत के सिक्योरिटी पर्सनल हैं जो 91 थे, बाद में 84 या 77 हुए, वो बाहर जाएं जी। लेकिन फिर बाद में वो आया कि ठीक है, उनको जो है सिविलियन से आप रिप्लेस कर दीजिए, बाहर नहीं जाएं। जी। चीन की कुछ उन्होंने शिप्स को आने दिया, अब जो है उसके ऊपर रोक लगा रहे हैं, अब नहीं आ रही हैं। जी। तो उनको भी अपना पता लग गया है कि क्या चीज़ें हो सकती हैं। अब देखिए उनके पास मतलब हालत ये है मॉरिशस की कि उनके पास सिर्फ 1 महीने या 1.5 महीने का जो है फॉरेन एक्सचेंज रह गया है जी। खर्च करने के लिए। जी। तो आप सोचिए उनकी क्या कंडीशन होगी जी। कि उसमें जो रिजर्व्स हैं अगर नहीं रहेंगे तो क्या करेंगे। जी। डेट का जो रीपेमेंट कर नहीं पा रहे हैं, जी। और सबसे ज़्यादा डेट अगर है तो चीन और भारत का है उनके ऊपर। जी। वो नहीं कर पा रहे हैं। जी। तो उनको मैं कहूँगा कि एक कंपल्शन है जो उनको आना पड़ा जी। कि ये चीज़ें कैसे करें। अभी देखिए उनके 1200 आइलैंड्स हैं जी। और 1200 आइलैंड में उनके पॉपुलेशन कितनी है, सिर्फ 5.25 लाख। जी। अब 5.25 लाख की पॉपुलेशन और यहाँ 140 करोड़, आप समझ सकते हैं कि मतलब कोई ऐसा मुकाबला है नहीं जो कर सकते हैं। जी। और सबसे बड़ी चीज़ है, देखिए भारत से टूरिज्म से उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा था। जी। 50% से ज़्यादा टूरिज्म कम हो गया यहाँ के पॉपुलेशन का, और उनको जो है मतलब कहा यह जा रहा है कि $150 मिलियन का नुकसान हो रहा है जी। सिर्फ भारत से जो टूरिस्ट नहीं जा रहे हैं। जी। तो आप समझ सकते हैं कि कितना उनके ऊपर प्रेशर है। जी। और उनका जो है जो अभी $8 बिलियन का जो डेट है, पब्लिक डेट, उसमें से तकरीबन $1.5 बिलियन सिर्फ भारत और चीन का है। जी। तो वो भी उनके लिए डिफ़ॉल्ट नहीं हो, वो बहुत बड़ी चीज़ है। जी। और देखिए उन्होंने एक्शन लिया, जैसे मैंने कहा कि जब कहा कि भारत के सारे डिफेंस पर्सनल बाहर जाएंगे, उनकी जगह सिविलियंस कहा कि नहीं ठीक है वो रहेंगे, सिविलियंस पर्सनल डाल दिए वहाँ। जी। 3 डिप्टी मिनिस्टर्स ने हमारे प्रधानमंत्री के खिलाफ स्टेटमेंट दिया था, उनको उन्होंने बाहर कर दिया। तो ये भी एक्शन था। फिर विजिट करने आई थे। जी। हालांकि मैं दोबारा जाऊं पीछे, तो मोइजी ने खुद बोला था चीन में जा कर के कि हम छोटे देश हैं, धमका, हाँ, लेकिन कोई हमको धमका नहीं सकता। जी। लेकिन अब उनको शायद समझ में आया, और मैं ये कहूँगा कि एक बहुत ही सकारात्मक पहल है। जी। क्योंकि देखिए भारत को, आपको याद होगा जब हम लोगों ने यहाँ डिस्कशन किया था जी। पिछले साल दिसंबर और जनवरी में इस साल इसके बारे में, तो हमने ये कहा था कि भारत को धैर्य रखना चाहिए जी। इस मामले में। जरूर कहीं ना कहीं ये खुद रियलाइज़ करेंगे और भारत के पास आएंगे, और वही हुआ जी। कि इनको रियलाइजेशन हुई। और ट्रेड टूरिज्म से लेकर के इनकी जो सिविल ब्यूरोक्रेसी है उनकी ट्रेनिंग, जी। इनके बाकी लोगों की ट्रेनिंग, मेडिकल देखिए सबसे बड़ा वो है। जी। इनके पूरे मेडिकल के लिए इनफैक्ट ये 60 से 70% डिपेंडेंट थे भारत के ऊपर। जी। इनके जो वहाँ के जो भी इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस वाली कंपनी थी, सारे इंडिया के साथ, हॉस्पिटल के साथ डायरेक्ट उन्होंने लिंक किया था। जी। इन्होंने बहुत खोजा, ढूंढा कि ये बीच में श्रीलंका में चले जाएं, जी। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में चले जाएं, रशिया में, लेकिन वो बात नहीं बनी। जी। जितना चीज़ें हमारे यहाँ बढ़ चुकी हैं भारत में, तो अल्टीमेटली इस बेसिस पर ये आए हैं, और भारत तो स्वागत करेगा जैसे हमेशा करता है। जी। तो हम यही कहेंगे बहुत सकारात्मक पहल है, बहुत एक अच्छी पहल है। इसको देख करके बाकी देश भी समझेंगे, और वो भी जो है इस पहल में आगे आएंगे, चाहे वो श्रीलंका है, चाहे पाकिस्तान है। हो सकता है उनको समझने में, खासकर पाकिस्तान को समय लगे, जी। लेकिन आना पड़ेगा उनको, कभी ना कभी आना पड़ेगा कभी ना कभी। और कार्यक्रम के अंत सर एक छोटी सी टिप्पणी और चाहूँगा। आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे सर्दियाँ करीब आ रही हैं, घुसपैठ बढ़ रही है कश्मीर में, हालांकि तुरंत ठोके भी जा रहे हैं। तो पाकिस्तान समझेगा, ये आपने अभी बोला, लेकिन यहाँ तो समझ नहीं रहा है सर। देखिए ये हमेशा रहा है, नई बात नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे विंटर्स आ रहे हैं, बर्फ़ पड़ेगी और पासेस बंद होने शुरू हो जाएंगे। जी। तो पाकिस्तान आईएसआई यही चाहेगी कि घुसपैठ इससे पहले करें। जी। दूसरी बात, इलेक्शंस का टाइम था, जी। वो पूरी कोशिश कर रहे थे कि इलेक्शंस को डिसरप्ट करें। जी। और आप देखिए कि सबसे पहली चीज़ तो मैं कहूँगा कि जम्मू कश्मीर के लोगों का और भारत की सुरक्षा एजेंसियों का, कि उन्होंने इसको
बिल्कुल रोका। जी हाईएस्ट वोटर परसेंटेज, मतलब मैं तो कहता हूं कि ऑल इंडिया और एवरेज से ज़्यादा वोटिंग JNK में हुई। जी 71% तक पहुंच जी, रहा है। आप देखिए इतना वोटिंग कहाँ हुआ था जी इस असेंबली इलेक्शन में। जी तो ये एक बहुत ही अच्छी पहल हुई, जो इनको रोका गया। सेनाएं चौकस हैं, जी इनको जो है, जो ये चाहते थे नहीं करने दिया गया। हमारी सुरक्षा एजेंसियां, हमारी आर्म्ड फोर्सेज, आर्मी, देखिए अपने ऊपर उन्होंने गोलियां ली, जी शहादत दी अपनी, जी लेकिन इंश्योर किया कि ये मिलिटेंट अंदर जा कर के हमारे जो देशवासी हैं, हमारे जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं, जी उनके ऊपर वो गोलियां नहीं चलाए, जी अपने ऊपर ली उन्होंने। जी तो यहाँ तक उन्होंने अपना बलिदान दिया, इसलिए सिर्फ कि वहाँ के लोग सेफ रहें और सेफ होकर के वोट डालने जाए। जी तो ये कितनी भी कोशिश करते रहें, पूरा जो है भरोसा है हमें कि हमारी जो सुरक्षा एजेंसीज हैं, आर्मी है, और लोग भी अब इतने जागरूक हो गए हैं कि इनकी पहल को कामयाब नहीं होने देंगे। हाँ, ये कोशिश करते रहेंगे, इस कोशिश में इन्हीं का ज़्यादा नुकसान होगा। जी बिल्कुल सर। और आज के कार्यक्रम में सर आपने इजराइल हमास संघर्ष, इजराइल लेबनान संघर्ष के व्यापक जो पहलू हैं उन पर आपने प्रकाश डाला। रूस यूक्रेन युद्ध में जो एक ताज़ा नया मामला सामने आया है कि नॉर्थ कोरियन लड़ाके लड़ रहे हैं, उस पर जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उस पर भी आपने जानकारी दी। और पाकिस्तान और चाइना के जो रिश्ते हैं उसके विभिन्न पहलुओं को आपने सामने रखा, और ख़ास तौर पर भारत और उसके पड़ोसी देश और विस्तारित पड़ोसी देशों की जो हमारी एक नई परिभाषा है उस पर भी आपने जानकारी दी है। और मुझे लगता है कि आज का कार्यक्रम भी सर आपने बहुत ज्ञानवर्धक बनाया है और हमारे पाठकों दर्शकों के लिए काफ़ी लाभकारी सिद्ध होगा। सर आपने समय निकाला आज की इस चर्चा के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहे आप प्रभा साक्षी के साथ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।